वैकल्पिक विषय के चयन का क्या आधार होना चाहिए, कितना उसको समय देना चाहिए। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स में बाकायदे मेंशन होता है कि उन विषयों में कितने प्रतियोगी शामिल हुए, क्या सिलेक्शन है। एकेडमिक्स के लेवल पर हमारा जो सब्जेक्ट रहा है उसको हम ऑप्ट करें एज ए ऑप्शनल, न करें। इस परीक्षा के अंतर्गत शामिल लोग और उत्तीर्ण लोग, एक ये भी होता है कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये क्या इसका भी अंतर पड़ता है। तो देखिए, नमस्कार, मैं अखिल मूर्ति, संस्कृति आईएएस का मैनेजिंग डायरेक्टर। एक बार फिर आपका जो स्टॉक के इस सेशन में स्वागत है और उम्मीद है कि हम लोग जो उस सेशन को लेकर चल रहे हैं उससे कुछ लाभ आपको मिल रहा होगा। और आज कुछ चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये कि सिविल सेवा की तैयारी को लेकर मैंने कहा कि एक सीरीज़ हमने बनाई और लगातार आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ये बात पता भी चली कि और क्या क्या चाहिए। तो जहाँ तक हमने यूपीएससी के नेचर को डिस्कस किया, हिंदी माध्यम को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर चर्चा किया, और फिर ये भी है कि आखिर इस एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सिविल सेवा में एनसीईआरटी की उपयोगिता क्या है, ये सब पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा की थी। और यहाँ तक भी हम लोगों ने बात किया हुआ था कि मेंस के लेवल पर जो हमारी रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। उसी को हम ज़रा यहाँ पर अब आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि उस मेंस में आखिर वैकल्पिक विषय का अपना एक स्थान है, तो वैकल्पिक विषय के चयन का क्या आधार होना चाहिए, कितना उसको समय देना चाहिए। दरअसल ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए आपको कि सिविल सेवा की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जो 1750 अंकों की मुख्य परीक्षा है, जिसमें से 1000 मार्क्स जीएस के हैं, 500 मार्क्स वो जो है आपके ऑप्शनल पेपर के हैं। 2 ऑप्शनल नहीं बल्कि एक ऑप्शनल और उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है। अब ये भी चीज़ है कि यूपीएससी के अंतर्गत मार्क्स को लेकर कई बार होता है कि हम कोई ऐसा विषय ले लें जिसमें मार्क्स आ जाएं। तो आपको मैं अभी से क्लियर कर दूं कि कोई ये क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि मार्क्स आपकी कॉपी पर चीज़ें जो लिखी हुई उसके आधार पर मिलने हैं, न कि जो है कोई विषय मात्र लेने से। यही वजह है कि विषय को लेकर भी हम आपको स्पष्ट करें कि यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स में बाकायदे मेंशन होता है कि उन विषयों में कितने प्रतियोगी शामिल हुए, क्या सिलेक्शन है। एक और भी कन्फ्यूज़न होता है जो बच्चों को प्राय हमसे पूछते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन है, सिंपली हम ग्रेजुएट हैं, हम हायर एजुकेशन में अभी हम एनरोल नहीं हुए हैं, एमए एमएससी नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहीं हमारे सिलेक्शन में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। और फिर कई लोग इस वजह से उनको लगने लगता है कि नहीं, पहले हम एमए कर लेते हैं, पता नहीं अगर सिंपली ग्रेजुएट रहेंगे तो हो सकता हो कि इंटरव्यू वगैरह में कुछ नेगेटिव आ जाए। तो वो भी चीज़ यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में क्लियर करती है। यूपीएससी सारी चीज़ों को एक के करके अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन करती है, बस हम ना देखें तो इसमें यूपीएससी की कोई गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। तो मैं आपको बताऊं कि आज हम उसी बातों पर ज़रा ऑप्शनल को कैसे चयन करें और ऑप्शनल को लेकर यूपीएससी की रिपोर्ट क्या कहती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या कन्फ्यूज़न है। और एक और बड़ी आकर्षक बात है और बड़ी रोचक चीज़ है कि एकेडमिक्स के लेवल पर हमारा जो सब्जेक्ट रहा है उसको हम ऑप्ट करें एज ए ऑप्शनल, न करें, और अगर नहीं करते हैं तो क्या है, करते हैं तो क्या समस्या है। और ले देकर मामला ये भी बात तय करनी होगी कि यूपीएससी की रिपोर्ट्स उसके पूरी जानकारी आपसे इकट्ठा कर लेती है
और लंबे समय की रिपोर्ट्स के आधार पर हम कोई ना कोई एक मत बना सकते हैं कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। जब तक हम चीज़ों को जानते नहीं हैं तो डर भी लगता है और सुनी सुनाई बातों पर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो अब आपको मैं बताऊं कि पहले यूपीएससी की रिपोर्ट्स को एक बार देखें और उसके आधार पर हम बात करें कि ऑप्शनल पेपर को लेकर जब हम कहते हैं कि हिंदी माध्यम के अंतर्गत तो कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी ने बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे एक चीज़ है कि वैकल्पिक विषय को लेकर जो शामिल हुए लोग हैं कि आखिर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य, मैंने कुछ विषय लिए हुए हैं। तमाम और विषय भी हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या इन विषयों के साथ बढ़ती है। 2007 से लेकर ये संख्या मैंने आगे के स्तर पर आपको दिखला दूं कि देखिए 2020 तक के ये डेटा उपलब्ध थे और उनको लेकर चल रहे हैं। अब जो यहाँ पर संख्या दिख रही है कि इस परीक्षा के अंतर्गत शामिल लोग और उत्तीर्ण लोग, इसका मतलब एक है कि कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, अब आजकल के इस दौर में ये भी है कि प्रचार तंत्र भी हावी हो जाता है तो सच्चाई छिप जाती है कई बार। तो ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर विषय है कि आपने एक विषय ले लिया। जैसे कई बार ये चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो पता लग रहा है कि उसका नेट और जेआरएफ जो पॉलिटिकल साइंस से है, वो फिलॉसफी से है, वो हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, लेकिन हिंदी साहित्य तो कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली वो विषय लेने मात्र से नंबर आ जाएगा, तो देखिए गौर करिए इस चीज़ को लेकर कि आखिर 12 लोग सिलेक्शन ले रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि सारे लोग ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खाली विषय ही होता तब तो कोई भी व्यक्ति लेता, उसका नंबर आ जाना चाहिए था। जिन्होंने उस विषय में उस परीक्षा की प्रणाली और प्रकृति के अनुरूप न्याय किया, उनके नंबर आए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर फिलॉसफी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है और वो परीक्षा की प्रकृति और जरूरत को पूरा कर रहा है तो उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। सिलेक्शन है सामने आपके। और यही वजह है कि अगर देखिए कि पूरी की पूरी 2020 तक की सीरीज में चीजें नजर आ रही हैं। अब कई बार यही होता है कि भीड़ तंत्र है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, और ये चीजें हिंदी माध्यम में कुछ ज्यादा ही हो गई है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए ये चीज एक लगती है, वो मामला वहां पर अलग हो जाता है कि यूपीएससी में कहाँ किस चीज की जरूरत है। यही वजह है कि विषय को लेकर कोई पूर्वाग्रह मत रखिए। एक विषय पढ़ना है और वो विषय इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको विषय के लेवल पर कोई जरूरत है, आपको यूपीएससी की जरूरत को पूरा करना है। यूपीएससी की जरूरत में आपके पास एक तरफ जीएस भी है, एक तरफ आपका ऑप्शनल पेपर भी है। जीएस के कई सारे पेपर्स हैं, ऑप्शनल के एक विषय में 2 पेपर हैं। अगर आपके पास अपने ऑप्शनल का कोई एक ऐसा विषय जो ले रहे हैं, अगर वो जीएस के साथ कनेक्ट हो जाता है, सो फॉर सो गुड, ये बहुत अच्छा है। तो विषय को चयनित करने का आधार क्या होना चाहिए, ये बात भी समझना है। और यही वजह है कि विषय को चयन को लेकर आपके पास एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि उस विषय में गाइडेंस अवेलेबल हो। पहली चीज कि आपके पास, क्योंकि कोई चीज कठिन और सरल नहीं है। आपके लिए, किसी के लिए मैथ्स बहुत आसान है, किसी के लिए कठिन है। तो मैथ्स नहीं कठिन और आसान है, जिसने आपको समझा दिया, मैथ्स समझ में आ गई, वो उसके लिए आसान हो गई। जो नहीं समझा पाया उसके लिए वो कठिन है। तो मैथ्स का दोष नहीं है, ये समझने और समझाने वाले के बीच का अंतर है। इसलिए कोई विषय कठिन और सरल नहीं होता है, रुचिकर अरुचिकर कोई विषय नहीं होता है। उसी फिलॉसफी में किसी की इतनी रुचि होती है क्योंकि पढ़ाने वाले ने उसको ऐसा बताया, उसी फिलॉसफी में उसको जो है नहीं रुचि आती है क्योंकि लोगों ने उसको ऐसा बोझिल बना दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि विषय के संदर्भ में सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर चूंकि कोई भी विषय, एकेडमिक्स का अप्रोच एक अलग है, यहाँ यूपीएससी में आखिर आपको जो ऑप्शनल के लेवल पर भी आप लिख रहे हैं वो 150 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके लिए अब ये मैटर ज्यादा करता है कि आप उतने विस्तार में पढ़ी हुई चीजों को संक्षेप में कैसे लिखने की कला विकसित करते हैं। इसीलिए गाइडेंस का महत्व। तो पहली चीज गाइडेंस, और दूसरी चीज ये कि आपको जीरो से ही पढ़ना है यूपीएससी में भी।
जो विषय आप लेंगे, बेशक आपने उसमें नेट और जेआरएफ किया, उससे आप विषय से परिचित हो सकते हैं, लेकिन नेचर जो यूपीएससी का, उसकी डिमांड तो यहीं पर फुलफिल होगी। इसका मतलब हुआ कि आप अपने उस विषय को, अगर वो विषय आपका जीएस के साथ कहीं पीटी में, कहीं मेंस में जुड़ता है, तो बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि आपके पास है 24 आवर्स। ये चीज़ दिमाग से कभी मत भूलिए कि इसी में आपको सब तैयारी करनी है। तो जीएस का पोर्शन अगर इसके साथ कोई जुड़ जाता है, ऑप्शनल का आपका कोई पेपर जीएस के प्रीलिम्स या मेंस के साथ या दोनों के साथ जुड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। और यही वजह है कि ये जो संख्या दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं ये इसी दृष्टिकोण से लोगों ने अपने आप को युक्त करके ये विषय लिया, क्योंकि ये विषय कहीं जीएस के प्रीलिम्स में, कहीं मेंस के लेवल पर उनको एडवांटेज देते रहे। दूसरी चीज़ कि अगर आप विषय चुन रहे हैं, तो उस विषय के स्तर पर एक चीज़ है कि उसमें किसी स्तर पर, भाषाई स्तर पर समस्या ना, मतलब कि मटेरियल कई बार होता है ना, कि वो विषय अगर मान लीजिए कि उसमें इंग्लिश मीडियम में, या उसका लिटरेचर, उसकी बुक्स इंग्लिश में है, तो आपकी पहुंच और आपकी समझ अगर वहाँ तक नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वही 24 आवर्स में काट कर करना पड़ेगा। एक समस्या ये भी होती है। ऐसा विषय रहे जिसमें अपडेशन की स्थिति ना रहे, क्योंकि बार बार अपडेट करने वाली चीज़, मान लीजिए आज आप तैयारी कर रहे हैं, 2 साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए, इसीलिए जैसे अब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अगर कहा जाए कि अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं 2 साल बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप कट करेंगे अपना समय, जो जीएस का समय है, एसए का समय है, इसलिए ऐसे विषयों से लोग बचते हैं। दूसरी बात कि विषय के संदर्भ में ये पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए कि किसमें नंबर ज़्यादा आता है, कम आता है। अगर विषय में नंबर कम और ज़्यादा आता तो सभी का ज़्यादा आता या सभी का कम आता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें दिखला रही हैं कि लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के नंबर उसमें जो आ रहे हैं वो विषय का नंबर नहीं है, वो उस व्यक्ति ने नंबर अर्जित किया है। तो ये वाली प्रक्रिया जो दिख रही होती है आजकल के दौर में, कि एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट ने कोई विषय लेकर क्वालिफाई कर लिया, उसको हम विषय की उपलब्धि बताने लगे, एकदम गलत है। वो विषय की उपलब्धि नहीं है, वो उस व्यक्ति की उपलब्धि है, उसने उसके साथ न्याय किया है, इसलिए उस विषय में उसको नंबर आया, वरना बाकी अन्य ने भी वही विषय लिया था, नंबर क्यों नहीं आ गया। इसलिए ऑप्शनल को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं, जीएस के साथ आपका कोई संबंध जुड़ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बतलाएं कि आपके ऑप्शनल विषय को लेकर भी ये चीज़ आती है कि उसका कोई बैकग्राउंड से क्या संबंध होना चाहिए, क्या हमारा एकेडमिक्स के लेवल पर जो हमने पढ़ाई की जिस विषय से, वो क्या चीज़ है। और इस बीच मैंने पहले बताया कि एक ये भी होता है कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये क्या इसका भी अंतर पड़ता है। तो देखिए, यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को बतलाया कि ये ऐसे लोग हैं जो सिंपली ग्रेजुएट थे, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले उनकी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट किए वो निराश हो जाएं, वो अच्छी बात है, वो तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं केवल वो ये हीन भावना से ना आ जाएं कि उनके पास केवल और केवल एक सिंपली वो ग्रेजुएशन की डिग्री है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नहीं, वे लोग भी पर्याप्त संख्या में देखिए सेलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा ही नहीं है कि आप सिंपली ग्रेजुएट हैं या आपको आगे कुछ करना है बहुत अच्छा करिए, लेकिन ये सोचकर मत करिए कि अगर ग्रेजुएट हैं केवल तो आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, ऐसा एकदम नहीं है। तीसरी बात कि देखिए, ये जो एक मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यूपीएससी की रिपोर्ट्स में मेंशन है चीज़ें, कि जो लोग देखिए ह्यूमैनिटीज़ के और साइंस बैकग्राउंड के हैं, कि विज्ञान, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, देखिए इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। और यही वजह है कि ये फिगर देखकर जो लोग आप ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, उनकी रूह काँप रही होगी कि बताइए, जो है यही तो बर्बादी का कारण है कि जो है हमने ये ले लिया है और बाकी लोग ये बाजी मार रहे हैं। ये केवल एक दृश्य है कि वे लोग जो पास हुए, उन्होंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रखे थे। ये केवल एक आंकड़ा है। असली बात यह है कि जो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में दोबारा दिखाता है और कहता है कि जिन लोगों ने फाइनली यूपीएससी का एग्जाम दिया वो किस ऑप्शनल से दिया। वहां देखिए बात मानविकी की आ गई,
85-87% लोग। देखिए ये सारे सिमट गए यहाँ पर। ये वे लोग थे मेडिकोज, वे टेक्नोक्रेट, वे इंजीनियर्स, आईटीएंस, उन्होंने छोड़कर क्या ले लिया? ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। यूपीएससी अपनी इस चीज को बाकायदे मेंशन नीचे करता है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि यूपीएससी ने लिखा है, उसके पास है, वेबसाइट पे जाइए आप, रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष 85% से अधिक उम्मीदवारों ने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में मानविकी के विषयों का चयन किया है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि मुख्य परीक्षा देने वाले अधिकांश उम्मीदवारों ने अपनी अकादमिक पृष्ठभूमि वाले विषयों विज्ञान, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग को छोड़कर मानविकी के विषयों को चुना है। एक शब्द और एक लाइन भी मैंने ये अपने से न ऐड की है न लिखी है। यूपीएससी को ये नोट लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि उसको पता है कि इस पूरी तैयारी करने के दौरान भ्रम बरताने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए उसने एक समरी के साथ साथ एक चीज़ ये बतला दी कि जो यूपीएससी में सब्जेक्ट लेने वाले लोग हैं वो अपने उस एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़कर ह्यूमैनिटीज के पेपर को ले रहे हैं। देखिए, यानी इन लोगों के लिए क्या ये लोग जो पढ़े, क्या इनकी पढ़ाई कमजोर थी या ये ठीक नहीं थे? नहीं, सब कुछ अच्छा था। ये वे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट पर बरसों से मेहनत की और पढ़ाई की, फिर भी छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको इससे क्या है, उन्होंने ये सोचा यूपीएससी क्या चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि जीएस के लेवल पर 1000 मार्क्स हैं, जीएस प्रीलिम्स में भी है। यूपीएससी चाहता है कि जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर भी है और ऐसे भी है। 24 आवर्स है। अगर हम इन विषयों को लेकर चलते हैं तो हमें केवल अपना ऑप्शनल पढ़ने का समय मिलेगा, लेकिन 1000 मार्क्स जीएस के लेवल पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दें और वो सब्जेक्ट ले लें जिनमें हम न्याय कर सकें जीएस के साथ भी, और साथ में ऑप्शनल भी तैयार हो हमारा। इसीलिए ये संख्या बढ़ रही है। और जो लोग शुरू से अगर पढ़ रहे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके अंदर ये वाली जो भावना एक है भर दी गई है, आर्ट्स वाले हैं कुछ नहीं कर पाते। देखिए, माइग्रेट करके लोग आकर जो पास होकर चले जा रहे हैं, और जो परमानेंट जिनका सब्जेक्ट रहा है वो इस हीन भावना के साथ हैं कि मेरा तो ये है, इतिहास है, मेरा ये है, भूगोल है, मेरा तो ह्यूमैनिटीज में है, मेरा कैसे होगा। आप सबसे बेहतर स्थिति में अगर आपका ह्यूमैनिटीज के लेवल पर है, तो हमें अपने सब्जेक्ट को चूज करने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये यूपीएससी ने बता दिया कि आपकी क्राइटेरिया यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली और आप छोड़कर चले आ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा? बताइए उसको कि सर मैंने यूपीएससी की रिपोर्ट्स का अध्ययन किया और उसमें मैंने पाया कि 85% से ज़्यादा लोग जो है अपने सब्जेक्ट को छोड़कर सफल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इस सब्जेक्ट के लेवल पर हमको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता, हमारा जीएस का समय जो है कम होता, और बिना जीएस के लेवल पर समय दिए हुए हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो हमने उस एग्ज़ाम के नेचर को समझा और उसमें एक चीज़ थी, हमारे पास ऑप्शंस था, इसीलिए ऑप्शनल पेपर है कि हम अपने बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को लेकर चलें या ऐसा सब्जेक्ट ले लें जो हमारी उस परीक्षा की ज़रूरत को पूरा करे। तो सर मैंने परीक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट चूज कर लिया, सिंपल। इसमें आपको बतला दिया जाता है कि कहीं बुरा ना मान जाए मेंबर, अरे आपके पास रिपोर्ट्स है। इनफैक्ट हम कहीं पर ऑथेंटिक रूप में बात ही नहीं करते हैं। आज आपको इसीलिए बतला रहा हूँ, रिपोर्ट्स हैं, उनको समझिए, देखिए, और ये सबके लिए ओपन है। इसमें ये नहीं कि मेरे पास सोर्सेज हैं इसलिए जो है कोई मैंने किसी से मंगवा लिया, नहीं, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ है कि यूपीएससी के रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर आप तय कर सकते हैं कि विषय आपका यूपीएससी के अनुसार यानी कि जीएस की ज़रूरत को पूरा करने वाला होना चाहिए। और मज़ेदार बात एक चीज़ और भी यूपीएससी ने दी, वो दिखाता हूं कि जिसमें उन्होंने लिटरेचर के विषयों की एक अलग सूची बनाई। कहा कि लिटरेचर के ऑप्शनल को लेकर चलने वाले लोग कितने हैं, क्या हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। अब देखिए, इसमें
बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो पॉपुलर कुछ सब्जेक्ट थे उनके साथ हम चल रहे थे कि हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी साहित्य, तमिल, तेलुगु। अब इसको समझिए कि यहाँ पर आम तौर पर, चूंकि मैंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे हिंदी साहित्य को लेकर एक अलग किस्म की चर्चाएं चलती रहती है कि ये ले लिया जाए तो सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई बुराई नहीं है विषय में, आप लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, लेकिन ये सोचकर मत लीजिए कि विषय लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बाकी लोग का क्यों नहीं हो गया, वो तो इतने का रहा है। और कन्नड़ और मलयालम देखिए, आखिर ये भी 13 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 17 लोग लेकर पास हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको केरल के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत ये कहा जाए कि तुम लिटरेचर ले लो तभी आईएएस बनोगे। नहीं, एकदम नहीं। उन्होंने लिया, उनकी रुचि थी, आपने लिया, आपकी रुचि होनी चाहिए। अब दूसरी एक चीज इसमें आपको दिखलाऊं जो बड़ी गौर करने की है, और वो ये है कि इंग्लिश लिटरेचर को लेकर देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में लेने वाले और पास होने वाले 30 से ज्यादा की संख्या दिख नहीं रही। लेने वाले और पास होने वाले तो 2.5 की संख्या में भी नहीं है। सबसे ज्यादा मेंस देने वाले लोग इंग्लिश मीडियम के हैं। 10,000, 11,000 लोग, 12,000 लोग दिख रहे होते हैं जो टोटल पास हो रहे हैं, और उसमें से 4,000 लोग, 5,000 लोग, और जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती गई मैं देख रहा था तो उसमें 10-10 हजार लोग मेंस देने वाले इंग्लिश मीडियम के हैं। लेकिन 30, 33, 35, इससे ज्यादा संख्या आज तक इंग्लिश लिटरेचर ने कभी कवर नहीं की। मतलब उनके लिए यह मुद्दा नहीं है कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम लिटरेचर ले लें। उन्होंने सोचा है इस बात को कि मैं विषय कोई क्यों लूं। उनके लिए विषय यह नहीं था कि जिस माध्यम में वे लिख रहे हैं वही विषय ले लें। उनके लिए यह था कि वे यूपीएससी की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सा विषय ले सकते हैं। इसलिए इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिया उन्होंने ये सोचा कि यूपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स भी है और यूपीएससी के अंतर्गत मेंस भी है, तो फिर क्यों ना इन वाले कोई ना कोई विषय के साथ हम चलें ताकि हमारे लिए 24 आवर्स में मैनेज करना आसान हो जाए। यूपीएससी क्यों इन सब रिपोर्ट को देता है, आप रीड करिए, स्टडी करिए और तब डिसीजन लीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको बोलूं कि इतिहास विषय ले लो, बेकार की बात है। आप कोई भी विषय लो, लेकिन लेने के पहले आपको जरूर ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए आप क्यों ले रहे हो और यूपीएससी की जरूरत को कैसे आप पूरा करोगे। तो यूपीएससी की रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ बातों का जो निष्कर्ष के रूप में मैं यहाँ बात करूँ, और वो ये कि ऑप्शनल को लेकर आपको केवल एक चीज सोचना है, यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में ऑप्शनल भी एक है, जीएस है, एसए है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो एक हमने ऑप्शनल ले लिया, एक विषय ले लिया। विषय क्यों ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं, मैंने पहले बताया। गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए पाठ सामग्री सहजता से उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरी चीज, अपडेशन की समस्या ना हो उसमें किसी तरीके की। और सबसे बढ़कर ये बात है कि अगर वो विषय जीएस के साथ जुड़ता है तो सो फार सो गुड है। तो उम्मीद है कि आपको इस ऑप्शनल को लेकर ये कन्फ्यूजन दूर होगा। और एक सलाह ये है, पढ़ना पड़ता है, कोई भी विषय ले लीजिएगा, बिना पढ़े कुछ होना है नहीं। और पढ़ना किस हिसाब से, यूपीएससी की जरूरत के आधार पर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस रिपोर्ट्स के आधार पर एक अपनी मनस्थिति आपने बना ली होगी और ये कन्फ्यूजन अब दोबारा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा, अदरवाइज सफर कीजिएगा, क्योंकि प्रतियोगिता कठिन है। आपसे पहले किसी ने निर्णय लेकर ये काम करना शुरू कर दिया, आपसे वो रेस में हमेशा आगे रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया संस्कृति आईएएस को फॉर हिंदी मीडियम यूपीएससी कोचिंग और कोर्सेज के लिए। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है संस्कृति आईएएस।
शायद अखिल मूर्ति सर की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है, जिनके निर्देशन में है संस्कृति IAS। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो जोश टॉक्स ने संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा।